Good morning, my dear student. Pay attention what I will teach today. Today I will teach quantum mechanical model of atom. अब ये सुनकर आश्चर्य होगा कि ये डेली है कि एटॉमिक मॉडल नया आ रहा है। क्यों? पहले का मॉडल जो प्रपोज किया गया था वो क्या हो गया? तो बोर्स का जो मॉडल था, जो बोर्स ने अपना मॉडल दिया था, उसमें कुछ शॉर्ट कमी थी। क्या था भाई? वो केवल यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए अपना मॉडल प्रपोज किए थे। तो क्वेश्चन ये है कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक यदि एटम हो तो उसका मॉडल कैसा होगा? तो उसके लिए उनके मॉडल जो यूनी इलेक्ट्रॉनिक मॉडल था उसमें कुछ फॉल्ट थे, मल्टी के लिए नहीं था। तो उसको इम्प्रूव करके डेवलप किया गया और उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया गया। वो किसके बेस पर? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। उस मॉडल को बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेस पर था, ठीक ना? और ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्या है भाई? तो इस मॉडल का डेवलपमेंट दो फार्मूले पर हुआ। एक फर्स्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर्स। ध्यान दीजिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का जो ओरिजिनेशन हुआ दो जो है कि कंसेप्ट पर हुआ, डेवलप किया गया। फर्स्ट क्या था? डुअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का डुअल नेचर, टू टाइप का बिहेव। डुअल नेचर मीन्स होता है टू टाइप का बिहेव शो करना। और फर्स्ट और सेकंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ध्यान रखिए, इस मॉडल के डेवलपमेंट में दो फार्मूले जो है कि हेल्प किए हैं। कौन कौन भाई? तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। गौर से सुन रहे हैं ना? क्या है? पहला तो डुअल नेचर ऑफ मैटर, क्लियर? और सेकंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है भाई? डुअल नेचर ऑफ मैटर हम लोग पहले देखते हैं कि है क्या ये। तो ये आइंस्टीन ने बताया कि लाइट जो है ना, ये डुअल बिहेवियर शो करती है। कैसे डुअल बिहेवियर? तो ये लाइट पार्टिकल का भी बिहेवियर शो करती है और वेव का भी बिहेवियर शो करती है, जैसे कि हम लोग आगे पढ़े हैं। लाइट के बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि एक में वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करती है और एक में जो है फोटॉन की तरह बिहेव करती है। क्लियर हो गया कि जो लाइट है उसमें डुअल नेचर होता है, पार्टिकल की भी तरह एंड वेव की तरह। 1924 में डी ब्रागली ने भी सजेस्ट किया कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल है, लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स। आइंस्टीन ने तो बता दिया कि लाइट में डुअल बिहेवियर होता है। डी ब्रागली ने भी 1924 में बताया कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, ऑल मटेरियल पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल हैव डुअल नेचर। तो मटेरियल पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ये डुअल नेचर शो करते हैं, मीन्स पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं और वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक ना? डी ब्रागली ने बताया कि यदि कोई पार्टिकल m मास का है, कितने मास का? m मास का, और v वेलोसिटी से यदि मूव कर रहा है तो वह वेव क्रिएट करेगा जिसका वेवलेंथ लैम्डा इक्वल
एच बाई एम भी या लेमडा इक्वल एच बाई पी होगा। कह रहा है डिब्रागली ने बताया जितने भी माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल है, मतलब छोटे छोटे, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, यदि वो उसका मास m है और v वेलोसिटी से मूव करता है तो वो वेव क्रिएट करेगा। उस वेव का वेवलेंथ लेमडा इक्वल हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, h बाई एम भी, और लेमडा इक्वल h बाई पी। h प्लैंक कांस्टेंट है, m मास ऑफ पार्टिकल है, v वेलोसिटी है, यहाँ पर p मोमेंटम है। क्लियर। तो ये जो वेव क्रिएट होगा m मास के पार्टिकल के जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस वेव को बोलेंगे मटेरियल वेव। क्लियर। इस वेव को क्या बोलेंगे हम, मटेरियल वेव बोलेंगे, और या उसको डी ब्रॉगली वेव भी हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डी ब्रॉगली वेव। तो उसने ये रिलेशन दिया किसके बीच में, तो जो मटेरियल पार्टिकल है और उससे जो वेव क्रिएट हो रहा है उसके बीच में रिलेशन दे दिया, लेमडा इक्वल एच बाई एम भी और लेमडा इक्वल एच बाई पी। इस वेव को बोलते हैं मटेरियल वेव और डी ब्रॉगली वेव। ठीक है ना। उसने यह रिलेशन लेमडा इक्वल एच बाई एम भी और लेमडा इक्वल एच बाई पी का डिराइवेशन कैसे किया, तो इसने प्लैंक का इक्वेशन E इक्वल एच न्यू और आइंस्टीन का एनर्जी रिलेशन E इक्वल एम सी स्क्वायर, दो इक्वेशनों को कंबाइंड करके और मटेरियल वेव का इक्वेशन और डी ब्रॉगली वेव का इक्वेशन प्रपोज कर दिया, डिराइव कर दिया। ध्यान दीजिए, डी ब्रॉगली ने किसी भी मटेरियल पार्टिकल और उसके वेव में जो रिलेशन दिया, इक्वेशन दिया, उसको डी ब्रॉगली वेव या मटेरियल वेव बोलते हैं। और उसका उन्होंने इसका डेरिवेशन कैसे किया भाई, तो प्लैंक की इक्वेशन E इक्वल एच न्यू, ध्यान से सुनिए, E इक्वल एच न्यू, और आइंस्टीन के इक्वेशन E इक्वल एम सी स्क्वायर से इस रिलेशन को डिराइव किया। तो कैसे किया देखते हैं, डिराइवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। हम डी ब्रॉगली इक्वेशन को डिराइव करते हैं, क्या करेंगे, डिराइवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। दो इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या होता है, E इक्वल एम सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर प्लैंक के अकॉर्डिंग E इक्वल एच न्यू। दोनों इक्वेशनों को मिला दीजिए तो एच न्यू इक्वल एम सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, कब, कंबाइनिंग ऑफ बोथ इक्वेशन। ई की वैल्यू ये भी है, ई की वैल्यू ये है, मीन्स इतना इक्वल इतना हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए, वी ऑलरेडी नो दैट और एच इंटू न्यू इक्वल होता है, न्यू इक्वल होता है सी बाई लेमडा। तो हम न्यू की जगह पर सी बाई लेमडा लिख सकते हैं, तो सी बाई लेमडा लिख दीजिए। तो
एच इंटू सी बाई लेमडा इक्वल एम सी स्क्वायर। क्लियर है? अब हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा भाई, एच बाई लेमडा इक्वल एम सी, ठीक ना। या हम और ठीक ना, लेमडा इक्वल एच बाई एम सी, ये इक्वेशन मिलेगा। यह इक्वेशन फोटान के लिए कैपेबल है। फोटान के लिए डी ब्रॉगली ने कहा कि यदि हम ये स्पीड ऑफ लाइट है, इसके जगह पर हम किसी भी पार्टिकल के स्पीड को यूज करें, वेलोसिटी को v और उसके मास m को यूज करते हैं, तो यह इक्वेशन हम क्या कैसे लिख सकते हैं, तो लेमडा इक्वल लिख सकते हैं h बाई एम वी। क्यों भाई h बाई एम वी, तो यह फोटान के लिए इक्वेशन है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसके जगह पर हम चाहते हैं कि जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसके मास को m और उसकी वेलोसिटी को v पुट करें तो हमें ये मिल जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं लेमडा इक्वल h बाई पी, ठीक है ना। या लेमडा इक्वल हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ये कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट करिए तो 1 बाई पी। मीन्स कोई भी मटेरियल पार्टिकल जो वेव क्रिएट कर रहा है उसका वेवलेंथ उसके मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनलता है। किसी भी माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल यदि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके द्वारा क्रिएट होने वाला वेव का वेवलेंथ उस पार्टिकल के मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स उसका मोमेंटम उसके वेवलेंथ के क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो गया भाई आपका, ठीक है ना। एक बार फिर से हम लोग ध्यान देते हैं क्या था कॉन्सेप्ट, सुन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टडी कर रहे हैं। क्या है भाई, तो जो बोर्स के मॉडल था वो यूनी इलेक्ट्रॉन के लिए था और मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वो नहीं था अप्लाइड। तो मॉडल को डेवलप किया गया मल्टी इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को प्रपोज किया गया। यह मॉडल 2 फार्मूले पर डेवलप हुआ है। फर्स्ट डुअल नेचर ऑफ मैटर और सेकंड है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डुअल नेचर ऑफ मैटर ये जो आइंस्टीन थे वो बताए कि लाइट जो है ना डुअल नेचर शो करता है। लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं पार्टिकल नेचर, फोटान, प्लैंक्स ने बताया ना कि फोटान की लाइट जो मूव करती है नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट, पार्टिकल की तरह हो गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी मैक्स प्लैंक ने दिया था थ्योरी। तो ये भी बताए अपना एक्सपेरिमेंट के बेस पर आइंस्टीन ने बताया कि लाइट में डुअल नेचर है, एज अ पार्टिकल एज अ वेव। 1924 में बहुत से एक्सपेरिमेंट के बाद डी ब्रॉगली ने भी सजेस्ट किया कि ऑल माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल शो डुअल बिहेवियर्स। तो ऑल माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, सभी यदि मोशन में है तो वह डुअल बिहेवियर शो करते हैं, पार्टिकल की तरह भी करते हैं और वेव की भी तरह करते हैं।
तो जस्ट लाइक भाई इलेक्ट्रॉन भी तो मटेरियल पार्टिकल है, ये भी डुअल बिहेवियर शो करता है। सपोज करते हैं हम कि यदि m मास का इलेक्ट्रॉन है और v वेलोसिटी से यदि वो मूव कर रहा है तो वह एक वेव क्रिएट करेगा। तो वो जो वेव क्रिएट करेगा उस वेव का वेवलेंथ लैम्डा इक्वल h/mv और लैम्डा इक्वल h/p होगा। ये रिलेशन दिया, कौन दिया भाई? तो डी ब्रागली ने दिया कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, माइक इलेक्ट्रॉन के लिए पता है इलेक्ट्रॉन भी मटेरियल पार्टिकल है। तो ऐसा भी जब वो m मास का है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो वेव क्रिएट करेगा। तो जो वेव होगा उसका वेवलेंथ लैम्डा इक्वल h/p होगा। ये रिलेशन दिया। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं हम डी ब्रागली इक्वेशन और डी ब्रागली इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम डी ब्रागली इक्वेशन और मैटर वेव। जो ये वेव करेगा उसको मैटर वेव या डी ब्रागली वेव बोलते हैं। तो ये रिलेशन जो प्रोवाइड किया, यह रिलेशन कैसे प्रोवाइड कर दिया? तो इन्होंने दो साइंटिस्टों के कंसेप्ट आइंस्टीन और प्लैंक के दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करके यह इक्वेशन डिराइव किया। तो हम देखते हैं डेरिवेशन ऑफ डी ब्रागली इक्वेशन। डी ब्रागली इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे हुआ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइंस्टीन के अकॉर्डिंग E इक्वल mc स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने बना लिया। अब प्लैंक के अकॉर्डिंग E इक्वल h न्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन कर दिए तो मिला h न्यू इक्वल mc स्क्वायर। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि न्यू इक्वल होता है c/लैम्डा। तो हम न्यू की जगह पर c/लैम्डा लिख सकते हैं। तो r h इंटू c/लैम्डा इक्वल mc स्क्वायर। ये कैंसिल और h/लैम्डा इक्वल mc और लैम्डा इक्वल h/mc। यह इक्वेशन फोटॉन के लिए था। किसके लिए था ये इक्वेशन? फोटॉन के लिए प्रोवाइड किया गया था। यदि हम कोई m मास का पार्टिकल है और v वेलोसिटी से यदि मूव करता है तो हम इस मास की जगह पर उस पार्टिकल का मास और स्पीड ऑफ लाइट c के जगह पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v पुट करते हैं तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा h/mv या लैम्डा इक्वल हो जाएगा h/p, जहाँ p क्या है? मोमेंटम है। और हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल 1/, मीन्स किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो m मास का है और वेव वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके द्वारा जो वेव क्रिएट हो रहा है उसका वेवलेंथ उस पार्टिकल के मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? ठीक ना? तो ये हो गया डुअल नेचर ऑफ मैटर। फर्स्ट ये था, इसने जो है कि हेल्प किया
क्वांटम मैकेनिकल ऑफ मॉडल में। दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या कहते हैं, इनका भी देख लिया जाए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग ने जो अनसर्टेनिटी दिया प्रिंसिपल में, उन्होंने ये बताया कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके मोमेंटम और पोजीशन को एक्यूरेटली एक ही समय में डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक एक समय में एक्यूरेट उसका मोमेंटम और उसका पोजीशन दोनों को ठीक एक ही समय में एग्जैक्ट एक्यूरेट फाइंड कर ले, इट इज़ इम्पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। तो ये डिफाइन किए बताए कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्यूरेटली मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम और पोजीशन को एक ही समय में एक्यूरेट डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है, यह पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, असंभव है। तब जाकर के उन्होंने इस बात के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया और बताया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन दिया, बताया कि जहाँ पर डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और ये तो इस तरह की वैल्यू होती है। तो डी ब्रागली ने हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि एक ही समय में किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोमेंटम और पोजीशन दोनों का एक ही समय में एक्यूरेट डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। और ये मैथमेटिकल दे दिया इक्वेशन। तो डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन इन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। उन्होंने बताया कि इफ़ यू डिटरमाइन पोजीशन एक्यूरेट यू फाइंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंट। यदि हम किसी तरीके से पोजीशन को एक्यूरेट डिटरमाइन कर ले तो उस समय मोमेंटम एक्यूरेट नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज आ जाती है। और यदि हम मोमेंटम को एक्यूरेट डिटरमाइन कर लेते हैं तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो ये उन्होंने जो है कि दिया आपका, इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये चीज़ें थी जो कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को डेवलप करने में हेल्प किया। अब दो भाई क्या, तो एक लेमडा इक्वल एच बाई एम भी या लेमडा इक्वल एच बाई पी, ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन पर हम लोग देखते हैं, कुछ कैलकुलेशन कर लिया जाए, क्या कहता है ये इक्वेशन और क्या कहता है ये कैलकुलेशन। तो कह रहा है कि अ टेनिस बॉल ऑफ मास 6 × 10⁻² kg is moving with a speed of 62 मीटर/सेकेंड। नोट करिए, ना हो तो नोट कर रहे, कैलकुलेशन सही आता है। तो कह रहा है कि अ टेनिस बॉल ऑफ मास
6 into 10⁻², kg is moving with a speed of 62 meter per second. Calculate the wavelength associated with this moving टेनिस बॉल। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ फाइंड के लिए कर रहा है। ये मूविंग बॉल जो है इसका वेवलेंथ फाइंड कीजिए, लेमडा, ठीक है ना। मोमेंटम, वेवलेंथ विथ कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द टेनिस बॉल will be the momentum of this ball exhibit a wave character। explain h इक्वल दिया हुआ है, h की वैल्यू दे दी हुई है 6.63 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आपको वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, अभी पढ़े हैं डी ब्रागली का कि लेमडा इक्वल h/m भी। इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे जिसमें कि h की भी वैल्यू दी हुई है या फिक्स है 6.64 इंटू 10⁻34। ये फिक्स वैल्यू होती है। आप लोग हम बताए थे कि इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ इसकी वैल्यू 6, कुछ दूसरा भी दिया है, चेंज करके देता रहता है। ये दिया है 10⁻34। अब देखिए इसमें मास भी दिया हुआ है, बॉल का मास दे दिया है कितना, तो 6.0 इंटू 10⁻² kg में दिया हुआ है, ठीक है ना। ये kg में दे दिया है। वेलोसिटी भी दे दिया है, आपका v दिया हुआ है। आपका वेलोसिटी कितना है, तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और मास ऑफ बॉल इतना kg 62 मीटर पर सेकेंड। इतनी वैल्यू दी हुई है, हमें वेवलेंथ फाइंड करना है, ठीक है ना। तो लेमडा इक्वल रख दीजिए 6.63 इंटू 10⁻34 बाई आपका m 6 इंटू 10⁻6 इंटू 2 इंटू वेलोसिटी दिया हुआ है 62। तो लेमडा इक्वल अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻34। ये हो जाएगा आपका वेवलेंथ ऑफ द टेनिस बॉल, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं। हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कह रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो वही फार्मूला लेमडा इक्वल h/m भी। h की वैल्यू हम लोग जानते ही है, वही रखते हैं आपका 6.63
3 इंटू 10⁻34 बाई मास। इलेक्ट्रॉन का मास लर्न कर लेंगे भाई, कैलकुलेशन में हाई लेवल भी आता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास लर्न नहीं तो लर्न कर लीजिए, बता रहे हैं 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू 2.05 इंटू 10⁻7 होता है ये। अब इसको यदि हम कैलकुलेट कर दें और डिवाइड कर दें, ठीक ना, तो हमारा जो है कि आ जाएगा 3.55 इंटू 10⁻11 मीटर। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का। दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, मास फिक्स है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, तो बस पुट कर देना है, कैलकुलेशन हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन। अब यहाँ पर मास पूछ रहा है, किसका? फोटॉन का। मास ऑफ फोटॉन ऑफ सोडियम लाइट हैविंग वेवलेंथ, वेवलेंथ दे दिया हुआ है। सोडियम लाइट से जो निकल रहा है फोटॉन, उसका वेवलेंथ दिया हुआ है 589 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। एंड वेलोसिटी भी दिया हुआ है, आपका वेलोसिटी दे दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, ठीक ना। एच की भी वैल्यू दे दिया है 6.6 इंटू 10⁻−30। अब मास पूछ रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन। फोटॉन का मास, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेमडा इक्वल एच बाई एम भी लगा दीजिए। लेमडा की वैल्यू, ये मास पूछ रहा है, ट्रांसफर कर दिया जाए तो मास इक्वल हो जाएगा एच बाई लेमडा इंटू वी। वैल्यू पुट कीजिए, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 बटे में लेमडा की वैल्यू 9 इंटू एंगस्ट्रॉन में है ना 10⁻10 होता है एक एंगस्ट्रॉन में, इंटू अब इसकी वैल्यू करना है वेलोसिटी की, तो 3 इंटू 10⁻8। अब सॉल्व कर दिया जाए, तो सॉल्व कर देंगे तो आएगा 3.74 इंटू 10⁻38 kg। ये आ जाएगा आपका आंसर मास, ठीक है। इसी तरह से अरे कभी मास पूछेगा, कभी वेलोसिटी पूछेगा, कभी लेमडा पूछेगा, ठीक है ना। हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए, कह रहा है कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कर रहा है, डेल्टा एक्स कर रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए। बताए थे आप लोगों को कि डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। तो डेल्टा एक्स फाइंड करना है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज, वी में अनसर्टेनिटी दिया हुआ है कितना 5.7 इंटू 10⁻5 इसमें दे दिया हुआ है
अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दिया हुआ है, एच की वैल्यू भी दे दी है 6.6 इंटू 10⁻34 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम भी दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है 9.11 इंटू 10⁻30। ठीक है ना। पूछ क्या रहा है, तो डेल्टा एक्स हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला भी जो है वो किए थे, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई था ना, या हम डेल्टा एक्स इंटू था एम इंटू डेल्टा भी, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। हमें फाइंड क्या करना है डेल्टा एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इक्वल एच बाई एम इंटू डेल्टा भी इंटू 4 पाई। सब वैल्यू पुट कर दीजिए, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 बटे में मास 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी भी दिया हुआ है 5.7 इंटू 10⁻5 इंटू 4 और 5 की वैल्यू होती है 22/7। मारिए कैलकुलेशन, ठीक है ना। कैलकुलेट कीजिए तो आपका जो है कि ठीक है आ जाएगा 1.012 इंटू 10⁻19। ये आपका हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसी तरह से अब पोजीशन पूछ दिया ये तो इसको नोट कीजिए, एक दूसरा बता रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका ये हो गया, तो अब देखते हैं क्वेश्चन। अब कह रहा है कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा भी पूछ रहा है, वो तो डेल्टा एक्स पूछा था। वेलोसिटी ऑफ एन वेगन ऑफ मास एम दे दिया है इसका 2000 kg, पोजीशन इज नोन टू बी एक्यूरेट कितना ±10 मीटर। पोजीशन दे दिया है, वह 10 मीटर है, लगभग 10 मीटर पोजीशन दे दिया है। ठीक, यही फॉर्मूला लगाएंगे। आपका डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स ही दिया हुआ है, इनटू डेल्टा एम इंटू डेल्टा भी इक्वल एच बाई 4 पाई। वेलोसिटी पूछ रहा है तो आपका डेल्टा भी इक्वल एच बाई डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू 4 पाई। एच की वैल्यू दी हुई है 6.6 इंटू 10⁻34। डेल्टा एक्स आपका दिया हुआ है 10 इंटू मास भी दिया हुआ है 2000 kg इंटू 4 इंटू 22/7। ये वैल्यू पुट कर दीजिए और डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2.636 इंटू 10⁻
-93 मीटर पर सेकेंड, ये पोजीशन में आ जाएगा। ठीक ना। इसी तरह से जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगाएंगे आप लोग, आएगा। और इससे जो टफ क्वेश्चन है उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में तुरंत आप लोगों को जो हाई लेवल का। अब इसके बाद हम देखते हैं आर्बिटल। इस क्वांटम मैकेनिकल थियरी के बेस पर एक कंसेप्ट है आर्बिटल का, क्या होता है। ठीक है ना। हम लोग अभी चेक करते हैं। तो हम लोग देखते हैं आर्बिटल क्या है। ये जो थियरी आई आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसी के बेस पर इस आर्बिटल कंसेप्ट का डेवलपमेंट हुआ। क्या है ये। तो जैसे बोर्स ने बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स एनर्जी लेवल के सेल होते हैं, बट ये नहीं, ये कैंसिल करता है इस कंसेप्ट को। ये बताता है कि आर्बिटल क्या है भाई, कि आर्बिटल इज द 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। आर्बिटल न्यूक्लियस की चारों ओर 3D स्पेस में, XYZ स्पेस में वह रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। द 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस in which the probability of finding electron is maximum is known as orbital। ऑर्बिटल क्या है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड 3D स्पेस में वह रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, दिस 3D स्पेस अराउंड न्यूक्लियस इज नोन एज ऑर्बिटल। और ऑर्बिट कंसेप्ट को कैंसिल करके ये ऑर्बिटल कंसेप्ट प्रपोज किया गया। तो देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, ऑर्बिट क्या है भाई, तो ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। और ये क्या है, नहीं, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये probability of finding electron around the nucleus, 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। सेकेंड नंबर कह रहा है कि यह प्लेनेटरी मोशन को प्रूफ करता है। इसे सन के अराउंड प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं ना, तो ये प्लेनेटरी मोशन को ये करता है, कंफर्म करता है। और ये 3D मोशन को XYZ एक्सिस में 3D मोशन को ये कंफर्म करता है। ध्यान दीजिए, ऑर्बिट प्लेनेटरी मोशन को कंफर्म करता है और ऑर्बिटल 3D मोशन को कंफर्म करता है। फिर से देखते हैं। फर्स्ट, ऑर्बिट क्या है भाई, सर्कुलर पाथ, वेल डिफाइंड पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। और ये 3D पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है, कंफर्म नहीं होता है। इसमें प्लेनेटरी मोशन शो होता है इलेक्ट्रॉन का, और इसमें 3D मोशन इलेक्ट्रॉन का शो होता है। ठीक है। थर्ड नंबर क्या कह रहा है डिफरेंस में, तो थर्ड कह रहा है कि ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, एकदम ये सुनिश्चित करता है कि वेल डिफाइंड पाथ में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं। और ये कहता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस के अराउंड पाए जाने की अनसर्टेनिटी होती है, एकदम क्लियर नहीं है हम प्रोबेबिलिटी, तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है और ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। कौन, ऑर्बिट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है और ऑर्बिटल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक ना। ये कह रहा है कि
जो जितने भी ऑर्बिट होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, और ऑर्बिटल डिफरेंट शेप के होते हैं। ऑर्बिटल क्या होते हैं? एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, इनका शेप जो है कि डिफरेंट होता है। इसका क्या होता है? सर्कुलर होता है, और इसका जो है क्या होता है? डिफरेंट होता है। 5th नंबर, इसमें डायरेक्शनल करेक्टर होता है, इसमें डायरेक्शनल करेक्टर नहीं होता है। ऑर्बिट में 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2n², बट इसमें ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? तो ये हो गया ऑर्बिटल और ऑर्बिट में डिफरेंस। ठीक है ना, कंसेप्चुअल चीज़ है। इसके बाद अब हम लोग स्टडी करेंगे क्वांटम नंबर। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक इसको आप लोग खूब बढ़िया से इसको कर लीजिए। बहुत सारे एग्जाम में जो है कि हाई लेवल में ये सब चीज़ें और इस वक्त डेरिवेशन, कैलकुलेशन आते हैं क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो टॉपिक है क्वांटम नंबर, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आपको पाना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत जो ही चैनल पर लोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स।